जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। नारायण कुर्मी जी से जुड़े हुए हैं। आपसे आग्रह है कि आचार्य जी अपना कृपया परिचय दें और मिशन के बारे में 2 लाइनें रखें। आचार्य नारायण जी। माइक बंद है आपका जी। सभी के लिए जय श्री राम, जय वल्लभ भाई पटेल और जय कुर्मी समाज। मैं सागर से नारायण कुर्मी पुरोहित हूँ। अभी मेरी 30 तारीख से भागवत भी चालू होने वाली है, जिसमें मैं आचार्य हूँ और कथा का वाचन कर रहा हूँ। मैंने छत्तीसगढ़ से पुरोहित का प्रशिक्षण लिया है, तो वहीं से प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने यहाँ पर कर्मकांड भी करवाए हैं। यहाँ पर आके मैंने कथा भागवत और चालिसा में या पूजन पाठ हवन यज्ञ भी करवाता रहता हूँ। और सभी से मेरा ये कहना है कि नए बच्चों के लिए इसमें आगे आना पड़ेगा। सबसे पहले तो नए बच्चों को आगे आना पड़ेगा और पुरानी जो परंपरा है उसको, पुरानी परंपरा को थोड़ा हट के देखना पड़ेगा और हट के समझना पड़ेगा कि सभी लोग कहते हैं कि नहीं, ये मंच आप लोगों का नहीं, ये मंच सिर्फ ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मण शब्द कौन सा है? या तो लिखते हैं पंडित लिखते हैं, जैसे मान लो बोलते हैं कि हम पंडित हैं, तो फिर पंडित लिखो आधार कार्ड में, तो आप मिश्रा, गोस्वामी या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी लिखते रहते हैं और बोलते हैं कि पंडितों का है ये अधिकार, मंच पंडितों का है। तो मंच अगर पंडितों का है तो जिसमें ज्ञान है वो पंडित है। अगर पंच पंडितों का है तो जिसमें ज्ञान होगा वो पंडित है, ना कि किसी में ज्ञान नहीं है और पंडित बता दिया कि पंडित है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे जो अपनी समाज और ओबीसी ने जो एक कदम उठाया है, बहुत सराहनीय कदम है और इसमें सबको आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ कर सबका सहयोग करना चाहिए। और इस पूरी जो पुरानी परंपरा है और पुरानी रूढ़िवादी, इस रूढ़िवादी से हटके और हमें सिर्फ सम्मान करना चाहिए सम्मानित व्यक्ति का, ना कि जो सम्मान योग्य नहीं उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। जैसे कि अपने माँ बाप का सम्मान करो, अपने बहन बहनोई का सम्मान करो। अब देखने में ये आता है कि बहन बहनोई नीचे बैठे हुए हैं और कोई गांव का पंडित है, कोई आ गया तो उसको बढ़िया गद्दे पर बैठा लेकर उनके पैर धो रहे हैं और ये कर रहे, वो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और अपने माननीय जो अपने सम्मानीय व्यक्ति है उनको अपन कोई आदर सम्मान नहीं दे रहे। तो ये कहाँ की परंपरा है? पहले तो आदर अपने माँ बाप को दो, क्योंकि उनसे तुम्हारी जनक कौन है इस सृष्टि में? अगर जीवित देखना है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर जीवित देखना है तो पहले अपने माँ, जिसने अपन को बनाया, पेट में 9 महीने रखा, तो वो अपने ब्रह्मा विष्णु है। विष्णु का रूप होते हैं अपने पिताजी, जिन्होंने अपन को पाल पोस के इतना बड़ा किया। उनका आदर नहीं कर रहे हैं और ना ही पैर, सुबह उठ के पैर अपने माँ बाप के छुओ, फिर अपना देखो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है। किसी भी पंडित या विद्वानों के पैर पड़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के पहले अपने माँ बाप के चरण तो छुओ। उनको पंडितों के पैर छू छू के धो धो के पी रहे हैं और अपने माँ बाप को गाली दे रहे हैं, या उनसे दूर रह रहे हैं, या उनसे खिन्नता रख रहे हैं, या उनसे प्रेम व्यवहार नहीं रख रहे हैं। माँ सोच रही मेरा बच्चा एक बार मुझसे बोले, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं, उनसे तो लड़ रहे हैं और उनको दुख दे रहे हैं और बोलते हैं कि भगवान भगवान यही है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। ना भगवान ने दूसरा नरक बनाया, ना ही स्वर्ग बनाया, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। यहाँ कर्मों की प्रधानता है, हर चीज पर पाबंदियां हैं। जैसे अधिक खाओगे तो पेट दर्द करेगा, अधिक देखोगे तो आंखें दर्द करने लगेगी, अधिक सूंघोगे तो नासिका दर्द करने लगेगी। इसी प्रकार हर चीज पर एक पाबंदी, लेकिन भगवान ने अपने लिए सिर्फ कर्म के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। जैसा करना है करो, लेकिन बुद्धि लगा के करना कि करने के बाद में भोगना अपन को है, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म में कोई पाबंदी नहीं है, आपको जो करना हो, गलत करो अच्छा करो, जैसा करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। इसलिए कर्म पर पाबंदी नहीं है, भगवान ने हर चीज पर पाबंदी लगाई है। कर्म के लिए हर इंसान को स्वतंत्र छोड़ दिया है कि कर्म तुम्हें जो करना है कर सकते हैं आप, और इसी कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। ठीक है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जी राधे राधे। राधे राधे, बहुत बहुत बधाई। आचार्य महंत पाल सर कुछ कहना चाह रहे हैं, आग्रह है कि अपनी बातें सर रखें। सर जी सर, स्वागत सर आप। मेरा आप सभी के लिए प्रणाम। हमारे जो नारायण भाई साहब जी हैं, माननीय कथा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे बीच में से हमारे कोई भाई निकल के आए हैं, उनसे अनुरोध मुझे यही करना है नारायण जी से, नारायण जी थोड़ा सा ध्यान दे।
मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपने कथा के बीच में जो भी आपके व्यक्तिगत संपर्क में आए तो नशा छोड़ने के लिए जरूर प्रेरित करें। हमारे समाज के अंदर इतना नशा है और जो मतलब जो है और चीजें हैं उनको प्रेरित करें कथा के साथ में अगर प्रेरित करेंगे तो 10-20 अगर हमारे उनमें सुधार आ जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यही मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने रखी है कि हम अपने संस्कारकों के द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए और साथ साथ कुरीतियों को दूर करने के लिए भी अपने हम संदेश देते रहें, जिससे हम 10 लोगों को 20 लोगों के बीच में रखेंगे बातें तो कुछ लोग उसको अपनाएंगे और ये माने कि हमारे आचार्य जी अगर बता रहे हैं तो बात सही होगी, हमें इससे त्याग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर पीसी चौरसिया सर से आग्रह है कि सर परिचय देते हुए मिशन के बारे में 2 लाइनें रखें। आदरणीय डॉक्टर पीसी चौरसिया सर, आपका स्वागत है। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं प्रोफेसर पीसी चौरसिया, प्रोफेसर इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार और रेजिडेंट छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। और आदरणीय जनार्दन पटेल जी के माध्यम से इस मिशन में मैं आया हूँ और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके पहले हम सामाजिक मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे मूवमेंट के लिए ये जो पुरोहित प्रशिक्षण मिशन है ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से हम अपने समाज को यूनाइटेड कर पाएंगे। ये बहुत ही बेसिक हमारे लिए सिद्ध होगा। इसके द्वारा हमारे समाज की जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार का अवसर भी इसके माध्यम से खुल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग अपने समाज में जागृति फैलाएं और इस मिशन में लेकर के उनको आए और इस माध्यम से युवा, खासतौर पे हम देखते हैं कि उस समाज की युवा जो 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं, वो लोग 10वीं 12वीं पढ़े होने के बावजूद भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं धार्मिक सिस्टम के माध्यम से। और हमारे लोग ग्रेजुएट होकर के, पीजी होकर के, नेट, पीएचडी, एमफिल सब कुछ किए हुए भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रोजगार का प्लेटफॉर्म है। इसकी जागरूकता हमें फैलानी होगी। दूसरी बात यह है कि जो कुछ हमारे समाज के जो लोग जागृत लोग हैं, जो आज इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, उनसे हम आग्रह और निवेदन करते हैं कि वो जाति का जो टैग है, जो जातिवाद है, वो जाति को संगठित होने के लिए होना चाहिए। हम जाति के साथ साथ हम अपने वर्ग और वर्ण की भी बात करें। जैसे जब हम कहते हैं कि जय कुर्मी समाज, तो जय कुर्मी समाज के साथ जय ओबीसी समाज और जय मूल निवासी समाज की अवधारणा तक हमें जाना होगा, तब हम समाज को यूनाइटेड कर पाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है अपने कथाकारों से, पुरोहितों से, कि वो इन शब्दों का उपयोग भी अपने उसमें करें, ताकि हमारे बीच में एक एकता का संचार हो और एकता की भावना विकसित हो और उसमें सभी जातियों को अपनापन महसूस हो। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि अंत में हमें बहुत बड़े लक्ष्यों तक जाना है और उसमें ये कारगर कदम होगा। हम लोग, चूंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है, मैं दर्शन शास्त्र से हूँ, तो केवल दर्शन शास्त्र को मैं न पढ़ता हूँ बल्कि मैं उसको जीता हूँ। और मेरा ये उद्देश्य है कि जो ज्ञान है उसका नॉलेज समाज को आगे ले जाने के लिए होना चाहिए। इसलिए पुस्तकों का लेखन मैंने थोड़ा सा साइड में करके मैं अपना पूरा समय और अपने ज्ञान का उपयोग अपने समाज को वास्तविक रूप से आगे बढ़ाने में लगाता हूँ और निरंतर उसमें काम कर रहा हूँ। आदरणीय जनार्दन जी से बात होती रहती है। तो भविष्य में हम लोग एक राष्ट्रीय अधिवेशन की प्लानिंग कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये संपूर्ण मंच उसमें आए और विद्वान लोगों से आगे की जो अवधारणा है उस पर हम लोग बात करें। और एक इसका उपकेंद्र हम चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत को बनाया जाए और उसमें सारी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी उसमें साधन संसाधन होंगे, हम सभी लोग जुटाएंगे और जुटाने में सक्षम हैं। बहुत बड़ा प्लेस भी हमारे पास है, वहाँ एक इसका प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उसको डेवलप किया जाए, धार्मिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में। यही निवेदन है और मैं अब अपनी बात ज्यादा नहीं कहूंगा, अन्य वक्ता अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय मूल निवासी। थोड़ा मैं क्षमा चाहूंगा
जी सर बोले। हाँ, मैं जी सर जी बात। डॉक्टर पीसी चौरसिया जी की बात से पूर्णतया सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस वर्ग पे जाति की बात ना हो, वर्गीय चेतना की बात हो, जो पूरे हमारा जो अर्जक समाज है या शोषित समाज है, क्योंकि हम शोषित समाज के लोग ही अर्जक समाज के लोग हैं, तो हम पूरे समाज को, जो शोषित समाज है जिन्होंने शोषण किया है, जिस शोषित समाज का, हम पूरे शोषित समाज को या जब मूल निवासी समाज का है, इसको संबोधित करें मंच पर। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है सभी लोगों से। धन्यवाद। मैं भी सर की बात को मैं भी दोहराना चाहता हूँ कि सभी साथी इस बात को ध्यान रखें कि जब हम है ना, सभी साथी पर ध्यान रखें, जो आदरणीय अश्विनी पटेल सर और डॉक्टर पीसी चौरसिया जी ने कहा है कि हमें इस वर्गीय चेतना को आगे ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय रविंद्र कौशिक जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र कौशिक जी से आग्रह है कि अपना परिचय दे दें। आदरणीय रविंद्र कौशिक जी। हाँ जी स्वागत। सर, आप लोगों को मेरा प्रणाम सर। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? जी जी प्रणाम सर, प्रणाम। बोले सर। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ में ही कुछ महीने पहले ही पुरोहित प्रशिक्षण प्राप्त किया हूँ सर। तो कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसमें शामिल हुआ। तो एक ग्राम में मैं गया था, 10 गात्र नहीं मतलब कहा जाए मृत्यु के कार्यक्रम में गया था। तो मृत्यु के कार्यक्रम में ब्राह्मण को बुलाया गया, तो ब्राह्मण जो है अपने सगाई कार्यक्रम में बैठे थे, जिसके चलते 5-6 घंटा तक हमारा मतलब मृत्यु के कार्यक्रम जो था वो लेट हो गया। जब तक सगाई कार्यक्रम नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे। मगर लोगों की मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि बिल्कुल चेंज नहीं करते। जबकि उस गांव में हमारे 2-3 कुर्मी समाज के पुरोहित है, उनको प्राथमिकता नहीं मिल पाया। तो लोगों में मानसिकता चेंज करने की बात की कहना चाहूंगा सर कि लोग अपनी मानसिकता को पहले चेंज करें कि हमारे समाज के ही लोग ही पूजा पाठ, क्योंकि हमारा काम उनके चलते लेट होता है। एक ब्राह्मण का वेट करते करते हमारा कार्यक्रम बहुत ही लेट हो जाता है और सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से। और उन्हीं मानसिकता ये बना हुआ है कि हम ब्राह्मण से ही काम कराएंगे। तो आप लोगों से ये जो ब्राह्मण प्रशिक्षण कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भी वहाँ ट्रेनिंग प्राप्त किया और आप लोगों से आग्रह है कि लोगों की धीरे धीरे मानसिकता परिवर्तन होना चाहिए और होता रहेगा। और नारायण भैया भी हमसे मिले थे वहाँ। हाँ जी भैया, कोई भी बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। अब ये बीमारी हजारों साल पुरानी बीमारी लगी हुई है, उसकी दवाई अपन खोज निकाली, अब उसको धीरे धीरे करके उस रोग को मिटाना पड़ेगा। एकदम दवाई से कोई भी रोग जल्दी ठीक नहीं होता है, कुछ समय लगेगा, लेकिन ये रोग जाएगा जड़ से, ये पूरी बात है। ठीक है सर, बस बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए। और आशा है, विश्वास है कि आप हर रविवार को मीटिंग में जुड़ते रहेंगे। इसी बीच डॉक्टर राकेश पटेल सर जुड़े हुए हैं, सर से आग्रह है कि कृपया अपना परिचय दें और मिशन के बारे में कुछ बातें रखें। डॉक्टर राकेश पटेल जी। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने अपना परिचय रखने के लिए आपने मौका दिया। जनार्दन भैया की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी लास्ट वीक मुलाकात हुई थी। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पटेल सीधी निवासी हूं और अभी रीवा में रह रहा हूं और रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हूं। सर से मिशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और बहुत ही अच्छा है। और अभी एक अच्छा सा अगर आप लोगों को अनुभव देखना हो तो जबलपुर में देविका पटेल जी का भागवत कथा हुई और अभी सेम भागवत कथा हमारे रीवा में 17, 18, 19 अप्रैल को पाती रीवा में गुड़ तहसील में है, वहां पर हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग जो ये मिशन चला रहे हैं उसका ये परिणाम है। और अब आप सोचिए कि हमने काफी एकजुटता दिखाई जबलपुर में भी, उसी एकजुटता का प्रतीक है कि वहां पर लोग एकत्रित हुए, चाहे वो प्रशासन से लड़ाई रही हो, चाहे असामाजिक तत्वों से लड़ाई रही हो, काफी लोगों ने सपोर्ट किया। और उसका उदाहरण ये रहा, उसका परिणाम ये रहा कि हम रीवा में भी वो भागवत कथा हो रही है और इससे काफी जागरूकता जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो पुरोहित प्रशिक्षण का है वो बहुत अच्छे से फलीभूत होगा, कहीं ना कहीं इसके परिणाम अच्छे होते हैं, इसलिए ये संस्कार किए जाते हैं।
अब ये संस्कार करना है तो एक जो प्रशिक्षित है, जिसको इसके बारे में पता हो कि इसके संस्कार करवाने से फायदा क्या है, उसी से करवाओ। तो ये लोग जो है कि आज के समाज में क्या होता है कि वो ब्राह्मण वर्ग रहा, उसका लड़का है, बस उसको कुछ नहीं आता है, बस जाके हमने उसको बुला लिया। ये बिल्कुल मैं इसके पक्षधर नहीं हूँ। इसलिए जो भी इसमें जिसको नॉलेज हो, चाहे जिस भी समाज का हो, और उसको अगर इसके बारे में नॉलेज है, उसके पंडिताई किया हुआ है, अगर उसने सीखा हुआ है, प्रशिक्षण लिया हुआ है, तो वो करे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि जो जजमान होगा, जिसको कहते हैं, जो सुन रहा है, उसके लिए भी बेनिफिट होगा, उसके महत्व को समझेगा, और कहीं ना कहीं उसके ये सब चीजों से उसके सामाजिक परिवर्तन होगा। क्योंकि भागवत कथा होती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये बहुत जरूरी भी है। क्योंकि समाज में कभी कभी लोग जो है कथा सुनने के बाद भी उसका हृदय परिवर्तन होता है। 100 लोग सुनते हैं तो हो सकता है 2 लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ होगा। तो ये बहुत जरूरी भी है। बट हाँ, जो प्रशिक्षित है, जो नॉलेज है, जिसके पास, जो वाकई में पंडित है, उसी से किया जाए, किसी जाति विशेष वर्ग से नहीं। और अगर समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी कन्वीनियंट होगा और उतने लोगों तक ये पहुंचेगा। तो बस यही बात रखना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी पथरिया में भी भागवत शुरू होने वाली है 30 तारीख से। जी जी जी, मैं नारायण पुरोहित सागर MP से बोल रहा हूँ। जी जी यहाँ पर भी पथरिया जो अपनी स्टेशन है, वहां पर भागवत 30 तारीख से, मतलब नवदुर्गा में परमा से बैठने वाली है। उसमें आप आए, आपका स्वागत है। बिल्कुल पहुंचने की कोशिश करूंगा, आपके वक्तव्य को सुनूंगा। कोई अगर ऐसा अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा आदरणीय नारायण जी, आप अपना मोबाइल नंबर भी दीजिएगा। इसी बीच हम आदरणीय आचार्य प्रभा निरंजन सर से आग्रह करें कि सर परिचय देते हुए दो लाइनें, 2 शब्द हमने मिशन के बारे में बताएं। आदरणीय डॉक्टर प्रभा निरंजन सर, आचार्य प्रभा निरंजन सर जी, आप सभी के बुद्धि को मैं सादर नमन करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। परिचय तो वैसे मेरा नाम निरंजन सिन्हा हुआ, लेकिन लोग प्यार से आचार्य प्रवर निरंजन जी कहते हैं। और मैं इस मिशन का समर्थक हूँ, इसके दर्शन को समझ रहा हूँ, इसके इसेंस को समझ रहा हूँ, इसकी बातों को समझ रहा हूँ। और कल भी बात हो रही थी वाराणसी के डॉक्टर रूपी चौधरी सर से, तो उनका एक सवाल था कि बहुत से लोग नहीं समझना चाहते हैं। तो हम कहे कि कुछ आदमी की आप पहचान कीजिए कि आप कह किसको रहे हैं। समाज में कुछ थके हुए लोग होते हैं, कुछ पके हुए लोग होते हैं, कुछ बिके हुए लोग होते हैं। तो इनको समझाने का प्रयास भी नहीं कीजिए। और ये जो आपका ऊर्जा है, आपका जो समय है, आपका जो वैचारिकी है, इसका वहां उपयोग कीजिए जो ज्यादा फर्टाइल है, जो ज्यादा उपजाऊ है। थके हुए लोगों से कहने का तात्पर्य वैसे लोगों से है जो अक्सर ये कहते हैं कि नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला है, कोई चीज बदलने वाला नहीं है। जबकि आप भी जानते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी भी जानते हैं, धर्म के विद्यार्थी भी जानते हैं कि सब कुछ हर समय बदलता रहता है। इसीलिए वैसे थके हुए लोगों को प्रणाम कीजिए, उनके नजर से जो है उसमें उलझिए नहीं, उनको कहिए कि नहीं आप सही कह रहे हैं, हम भी थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। पके हुए लोग वो हैं कि जो हम जान रहे हैं, अल्टीमेट जान रहे हैं, बाकी सब आप लोग बकवास कर रहे हैं, मतलब हम सही हैं, बाकी सब गलत है। तो अब इस तरह के लोग में क्या उलझना है, वो तो समय संसाधन वैचारिकी का एक बर्बादी ही मानते हैं। और बिके हुए लोग हमारे समाज में जनरली नहीं है। हम रेयरली 1-2 आदमी को देखे हैं कि जो समाज को भटकाने के लिए, समाज को समय उसका नष्ट करने के लिए, और उसको आप एक तरह से कहें भटकाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, जिनका नियत ही खोट है, तो वैसे लोग हमको रेयरली मिले हैं। तो इसलिए उसको अपवाद नहीं मान लीजिए। हाँ, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो तो आप पुरानी शराब को नई बोतल में डाल रहे हैं, तो उनका क्या जवाब हो। तो मैंने उनको कहा कि जिनको ये लग रहा है कि पुरानी शराब को हम नई बोतल में डाल रहे हैं, मतलब वही कर्म कांड को आदमी बदल के करा रहे हैं, तो उनको अभी डॉक्टर लाल सर भी जो प्रिंसिपल रहे हैं, उन्होंने भी कहा है और लोग भी कहते हैं,
अब हम भी कहते हैं कि पहले ड्राइविंग सीट पर तो आप आ तो जाइए, पहले ड्राइविंग सीट पर आ जाइए, जम जाइए, रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन भी बदलेंगे। तो वैसे लोग जो नहीं समझना चाहते हैं और कुछ शब्द का अपने ढंग से वो परिभाषित करते हैं, कर्म कांड, पुरोहित, पाखंड, तो कहने का मतलब है कि उनको ये पता नहीं है कि इस चीज की उत्पत्ति कैसे हुई है। जब उनको समझ में आ जाएगा तो ये समझ सकते हैं, तो उनसे इतना विमर्श नहीं करने का जरूरत है। उनसे यही कहा जाए कि सर आप सही हैं, आप उसी तरीके को लेकर के आप बढ़ें, हमारा समर्थन आपको रहेगा, लेकिन हम जिस तरीके से कर रहे हैं इसका आप समर्थन नहीं कर सकते हैं तो करें नहीं, लेकिन विरोध भी नहीं करें। मतलब आप जो कर रहे हैं सो कीजिए, हम समर्थन देंगे, आप हमारा विरोध नहीं कीजिए। यदि आप समर्थन नहीं कर सकते हैं तो हमको करने दीजिए। इस प्रसंग में एक ग्रुप में ये जया किशोरी के मामले में जबलपुर में जो घटना हुई, उसमें काफी तथाकथित विद्वान और विद्वान लोग ये सलाह दे रहे थे, वैसे ही लोग जो कर्मकांड को नहीं समझते हैं, पाखंड को नहीं समझते हैं, कि नहीं उनको तो अंबेडकर पर बोलना चाहिए, उनको साहू जी महाराज पर बोलना चाहिए, उनको इस पर बोलना चाहिए, वो क्या है जो पुराना बकवास करते हैं। तो अंत में उब करके मैंने भी एक जवाब दिया कि मैं अंबेडकर पर 3 दिन का वाचन करूंगा, आप व्यवस्था करें उस तरह से जिस तरह से लोग भागवत कथा और राम कथा के लिए करते हैं। तो उसके बाद वो बैकफुट पर चले गए और उस तरह के जितने विद्वान जो टिप्पणी किया कर रहे थे सारे के सारे चुप हो गए। उनको लग रहा था कि वही एक विषय जानते हैं। और मेरे मित्र ने एक दिन पूछा कि आप 3 दिन तक वाचन कर सकते हैं। हम कहे आपको 3 दिन कम पड़ता है तो 5 दिन आप आजमा करके देख लिए, मैं करूंगा। तरीका होता है। अब एक बड़े व्यक्तित्व का यदि वाचन करना है तो उनका, अब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन है, उनका संविधान है, उनका धर्म है, उनका इकोनॉमिक्स था, उनका लॉ का एस्पेक्ट था, उनका मनोविज्ञान, उनका सामाजिक विज्ञान माने सोशियोलॉजी, तो कितने एस्पेक्ट हैं, आप चर्चा शुरू कीजिए, शुरू होगा। तो वैसे लोग चुप हो गए। तो हमें इस चीजों में नहीं उलझना है, शांत रहना है, समझ में आएगा। लोग छिटपुट जो है वो सब तरह के लोग हैं, सब तरह के विरोध करेंगे, सब तरह की बात करेंगे, सब तरह का बनने का भी कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये साइलेंट रिवॉल्यूशन है। हाँ, हम ऑलवेज सिर्फ कहते हैं कि हमको उनका नाम नहीं लेना चाहिए जिनका लोग नाम लेते हैं। यदि इसमें भौतिकी के विद्यार्थी होंगे तो उसमें कंसेप्ट है कि जिस पर आप ज्यादा फोकस करते हैं, जिनका आप ज्यादा नाम लेते हैं, उनको आप इनडायरेक्टली एनर्जी देते हैं, आप उसको मजबूत करते हैं। क्या जरूरत है विवादास्पद बनने का? हम अपनी संस्कृति का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 पढ़ करके देखिए, आपका मूल अधिकार है। यदि उसका उल्लंघन होता है तो आपको हाई कोर्ट नहीं, आर्टिकल 32 सीधे कहता है सुप्रीम कोर्ट में मूव कीजिए कि मेरे अधिकार का हनन हो गया है। आपकी संस्कृति और आपकी भाषाई संरक्षण की बात है तो हमारी संस्कृति, हमारे लोगों की संस्कृति एक यूनिक संस्कृति है और उसको, उसके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हमको संविधान से मूल अधिकार संरक्षण क्या कहता है, सुरक्षा देता है, संरक्षा देता है। तो हमें इसको, बात को लेकर के आगे बढ़नी है। संदर्भ में क्यों दूसरे का नाम लेते हैं? और अरे भाई, हमें बड़ी लकीर खींचनी है, बड़ी लकीर खींचने हैं, हम क्यों नापने जाएं? हम अपने कैपेसिटी से जितना हो सकता है करेंगे। अब वो लकीर कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपनी संस्कृति का, हम पिछले सत्र में भी जो हम वक्ता थे तो हमने इसको बताया था कि संस्कृति का उत्पत्ति कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। तो आप लोग दूसरे का नाम मत लीजिए। हम अपनी संस्कृति की रक्षा करने चले हैं, संवर्धन करने चले हैं और ये हमारा
मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 3 में 25 से 30 पढ़ लीजिए। 30 में तो कहता है कि हमें अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और यदि कोई विधि भाग 3 के आर्टिकल 13 में कहता है कि सरकार माने कोई सत्ता यदि कोई कानून ऐसा बनाता है जो हमारे मौलिक अधिकार का जिस हद तक हनन करता है, उस हद तक वो निरस्त समझा जाएगा, वो उसको जीरो समझा जाएगा। तो आप अपने संविधान के अधिकार को भी समझिए और अपनी संस्कृति को समझ करके इसको संरक्षित कीजिए। और इसी के साथ धन्यवाद अशोक जी, और वक्ता भी है, धन्यवाद।